नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और ज़बरदस्त सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत ही कमाल की और डरावनी कहानी लेकर आ चुका हूं। साथियों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी मौत के बाद उन लोगों से बहुत ही खौफनाक तरीके से बदला लेती हैं जो जीते जी उसको चैन से नहीं रहने देते हैं और उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अत्याचार करते हैं। साथियों, हमारे समाज में हम महिला को एक देवी का रूप मानते हैं, बल्कि हम तो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनको वो सम्मान नहीं देते जिसकी वो हकदार होती है, बल्कि इन्हें अपने पैरों की जूती मानते हैं और जिंदगी भर वो चाहते हैं कि ये उनके गुलामी करें। और ऐसी महिलाएं भी खूब होती हैं जो इनकी गुलामी करते हुए अपना पूरा जीवन बिता देती है। वो समाज, अपने परिवार, अपनी इज्जत, इन सबको बचाने की खातिर अपना पूरा जीवन खपा देती है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहती रहती है। और आज की कहानी भी ऐसी ही महिला की है जो चुपचाप अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को सहती रहती है। एक लड़का अपने घमंड, अपने पैसे और अपनी ताकत के बलबूते पर इतना ज्यादा नीचता पर आ जाता है कि वो एक लड़की की इज्जत को तार तार करने के लिए उसके साथ बहुत ही घृणित कार्य करता है। महज अपनी एक खुन्नस को उतारने के लिए वो उस लड़की के पूरे जीवन को खराब कर देता है और उस अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद के कारण उसके अत्याचारों को सहते सहते उस बेचारी लड़की की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो महिला बहुत ही भयानक तरीके से अपनी मौत का बदला लेने की कोशिश करती है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। और आप लोग कमेंट में केवल अपना नाम ही लिखते हो। अरे भाई, कम से कम उस कहानी के बारे में तो बताओ, उस पर अपने विचार प्रकट करो। तो चलिए आज की स्टोरी को सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है जब इंसान का घमंड उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उसके आगे उसके कुछ सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। ऐसा ही कुछ विनय के साथ हुआ था। असल में विनय बिहार के एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसकी उम्र अभी 20-22 साल की ही रही होगी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके घर में वैसे तो किसी चीज की कमी न थी। उसके पिता के पास लगभग 50 बीघा जमीन थी और परिवार में 3 बहनों के बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसे लाड़ प्यार भी खूब मिला था। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते, यहाँ तक उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बिहार के ही एक अच्छे कॉलेज में भेजा। पढ़ाई खत्म करने के बाद विनय वापस गांव आ गया। वहां कुछ समय बाद उसके घर वालों ने एक सुंदर सुशील लड़की देखकर उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। विनय की शादी के सारे निमंत्रण भेजे जा चुके थे। शादी की खरीदारी भी होने लगी थी कि इसी दौरान विनय के पिता को किसी का फोन आया। फोन पर बात करते ही विनय के पिता चिंतित हो उठे और उन्होंने सबसे कहा, अभी के अभी बड़ी बिटिया शोभा के घर जाना होगा, उसे कोई बाधा आई है। ये सुनकर वे सारे दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि विनय की बड़ी बहन आंगन में बीचों बीच बैठे हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। ये देखकर विनय ने उसके पति से पूछा, ये दीदी को क्या हुआ जीजाजी? तब उसका पति बोला, पता नहीं, कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही है। बीच बीच में बोलने लगती है कि ये शादी नहीं होने दूंगी या सबको वैसे ही तड़पाऊंगी जैसे मैं तड़पी थी। इसलिए हम सभी इसे लेकर एक भगत के पास जा रहे थे। और फिर वे सारे उसे लेकर एक भगत के पास जाते हैं। उस भगत को ये सब किसी भटकती रूह का काम लगा था, इसलिए उन्होंने उसे झाड़ा लगाकर उसके लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज लेकर वे सारे घर आ गए। वे तीनों सोच ही रहे थे कि क्या करे कि तभी उनकी मझली बेटी सुनीता के घर से फोन आया। वहां बात करने के बाद विनय के पापा बोले, हमारी सुनीता को भी बाधा आई है। ये सुनकर वे तीनों उसके ससुराल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी मंझली बेटी भी बड़ी बेटी की ही भांति अजीब तरह से बड़बड़ा रही थी। वे तीनों ये देख ही रहे थे कि तभी उसका पति बोला, लेकर जाइए अपनी बेटी को
और जब इसका पागलपन सही हो जाए तभी भेजना, और हाँ, अगर भविष्य में दोबारा कभी इसने इस तरह की हरकत की तो इसे हमेशा अपने पास ही रखना। ये सुनकर वे तीनों चुपचाप अपनी मंझली बेटी को वहां से ले गए। घर आकर उन्होंने गांव के ही किसी झाड़ फूंक करने वाले को उसे दिखाया। उसे झाड़ा लगाकर उसने थोड़ा वभूत दिया। अब उनकी मंझली बेटी सामान्य तो थी, लेकिन कुछ दिन वो अपने मायके में ही रह रही थी। इसी दौरान विनय की सबसे छोटी दीदी का ससुराल से फोन आया और बताया गया कि वो भी अजीब तरह से हरकतें कर रही है। ये सुनकर वे लोग उसके ससुराल पहुंचे। तब तक उसके पति और ससुर उसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जा चुके थे। वे लोग कुछ देर वहीं बैठे रहे। लगभग 1.5-2 घंटे बाद वे लोग वापस आए। वापस आते ही उसकी बहन का पति बोला, ये आपकी बेटी को अचानक से पता नहीं कौन सा भूत पकड़ लिया। तांत्रिक के पास लेकर गए, वहां इसे झाड़ फूंक किया तो जाकर ठीक हुई है। ये सुनकर विनय के पिता बोले, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन आप कहें तो हम उसे लेकर जाते हैं। वैसे भी विनय की शादी होने को है तो मदद भी हो जाएगी। इस पर उसके ससुराल वालों ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें डर बैठा हुआ था कि कहीं उस पर दोबारा कुछ हावी ना हो जाए। अब विनय की दोनों बहनें मायके आ चुकी थी। वहीं विनय की बड़ी बहन अब भी अपने ससुराल में थी, क्योंकि वो अभी सामान्य थी, लेकिन चूंकि उसके ऊपर भी ऐसी बाधा आई थी, इसलिए उसके पिता उसे भी मायके में ले आए कि कहीं वहां रहकर उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। अब वो पूरा परिवार यहीं एक ही घर पर था। शायद यही उसकी मंशा थी जिसने उन तीनों के ऊपर बाधा डाली थी। इसी दौरान एक रात विनय के घर पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। औरतें ढोलक बजा रही थीं और विनय की बहनें उस ढोलक पर नाच गा रही थीं। इसी दौरान विनय की मंझली बहन सुनीता अजीब ढंग से नाचने लगी। पहले तो सभी को लगा कि ये सिर्फ नाच रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका अंदाजा लग चुका था कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि नाचते नाचते सुनीता रुकी और फिर ढोलक उठाकर एक औरत के सिर पर जोर से दे मारी। ये सब देखकर वहां अफरा तफरी मचने लगी। वहीं सुनीता किसी दूसरी औरत के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगी। ये सब देखकर विनय और उसके पिता तेजी से वहां आए और उन्होंने जैसे तैसे सुनीता को काबू कर कमरे में बंद किया। फिर आनन फानन में उस जख्मी महिला को अस्पताल भर्ती किया गया। सुनीता ने उसके सिर पर इतनी जोर से ढोलक मारा था कि ज्यादा खून बहने के कारण उसे 2 दिन तक होश नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ उस महिला के घर वाले इससे बहुत गुस्से में थे। वो लोग विनय और उसके परिवार को जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन विनय के पिता ने 2 लाख रुपए देकर यह मामला यहीं रफा दफा कर दिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती तो सुनीता के ससुराल वाले उसे नहीं रखते और विनय की शादी टूटती वो अलग। खैर, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि विनय के पिता ने विनय के होने वाले ससुराल वालों को फोन करके दहेज की रकम 2 लाख रुपए बढ़ा दी। अब चूंकि उनके पास भी पैसों की कोई कमी न थी, ऊपर से एक लौती लड़की की शादी थी, इसलिए वे लोग ये शर्त भी मान गए। अब सुनीता को कमरे में बंद रखा जाने लगी, जबकि वो अब सामान्य लग रही थी, लेकिन फिर भी रिस्क कौन ले, ये सोचकर वे लोग उसे कमरे में बंद रखने लगे। विनय की हल्दी की रस्म होने लगी। आज उसकी हल्दी की रस्म का पहला दिन था। उसकी छोटी बहन रमा हल्दी का लेप तैयार कर रही थी। एकाएक उसे एक तेज झटका लगा। उसने हल्दी के लेप में लाल मिर्च का पाउडर उड़ेल दिया और फिर उसे बाहर ले आई। सारी महिलाएं विनय को वो हल्दी लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी उस हल्दी के लेप का रंग लाल देखकर उनका माथा ठनका और वो बोली, ये क्या है रमा? हल्दी का लेप तो पीला होता है, तो ये लाल कैसे? तुमने कुछ डाला है क्या इसमें? इस पर रमा सपाट लहजे में बोली, नहीं, बस हल्दी ही है, आप लगाइए इन्हें चुपचाप। ये सुनकर वे सारी महिलाएं कुछ ना बोलते हुए विनय को वो लेप लगाने लगी। वो हल्दी न सिर्फ हाथ पैरों पर लगी थी, बल्कि उसके पूरे शरीर पर लगी थी। कुछ ही देर में विनय चीखने लगा, आह! विनय को इस तरह से देखकर रमा के चेहरे पर काफी संतोष था। वहीं सारे लोग विनय को संभालने की कोशिश करने लगे। विनय का पूरा शरीर जल रहा था, इसलिए वो दौड़कर बाथरूम में जाकर नहाने लगा। ये देखकर उसकी माँ बोली, अरे अभी से हल्दी क्यों निकल रहा है? उसका रंग तो चढ़ने दे।
लेकिन विनय कुछ न बोला। वो बस जैसे तैसे उस लेप को हटाना चाहता था। वहीं जो औरतें उसे हल्दी लगा रही थी, उनके भी हाथों में एक तेज जलन हो रही थी। इसलिए उनमें से एक महिला बोली, अरे शोभा की अम्मा, ये हल्दी में क्या डलवाया तूने, जो हाथों में इतनी जलन हो रही है? और हमारा तो फिर भी ठीक है कि सिर्फ हाथों में ही जलन है, लेकिन विनय के तो पूरे शरीर में लगी है। उस बेचारे का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। ये सुनकर विनय की मां रमा के पास आई और बोली, ये लेप में क्या किया तुमने? ये सुनकर रमा गुस्से में बोली, मुझे मारकर अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये होने नहीं दूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोगों में खुसूर फुसूर शुरू हो गई। तभी विनय की मां घबराते हुए बोली, जल्दी आइए जी, देखिए ना अपनी रमा को क्या हो गया। उसकी आवाज सुनकर विनय के पिता दौड़कर वहां आए। उनके आते ही रमा गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोली, अपने बेटे की करतूत में तुम दोनों ने भी उसका बराबर साथ दिया था ना, भुगतने के लिए तैयार रहो सारे। अब इससे पहले कि वे लोग कुछ करते, रमा ने पास ही में खड़ी महिला का सिर पकड़कर तेजी से सामने वाली दीवार पर दे मारा। इन सब से वो महिला तो वहीं बेहोश हो गई, लेकिन फिर तभी सभी लोगों ने मिलकर रमा को काबू करके उसे कमरे में बंद कर दिया। तब तक कुछ लोग उस जख्मी महिला को अस्पताल ले गए। उस महिला के सिर पर काफी चोट लगी थी। इस वजह से उसके घर वाले लाठियां लेकर विनय के घर पहुंचे। यहां गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन विनय के पिता ने इनको भी पैसा देकर मामला शांत करवा दिया। पैसा लेने के बाद वे लोग तो वहां से चले गए, लेकिन अब उनके रिश्ते विनय के परिवार से काफी खराब हो चले थे। वहीं विनय के पिता इन सब से परेशान हो चुके और वो जैसे तैसे इस समस्या का हल चाहते थे। इसके लिए उसके पिता कुछ लोगों के साथ किसी तांत्रिक के पास गए। इसी दौरान विनय के होने वाले ससुर वहां 2 लाख रुपए और देने आए। उस समय पिता के ना होने के कारण विनय ने ही उनसे पैसे लिए। पैसे लेने के समय ही विनय को एक तेज झटका लगा और फिर विनय गुस्से में उन्हें घूरने लगा। विनय को ऐसे देखकर वे सारे हैरान रह गए, लेकिन फिर तभी विनय ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही वो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विनय ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर तभी विनय ने उनका गला दबाना शुरू किया। वो विनय की पकड़ से खुद को छुड़वाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन छुड़वा नहीं पा रहे थे कि तभी उनके साथ आए 2 लोगों ने विनय से उन्हें अलग किया। इन सब से वो लोग काफी गुस्से में थे, इसीलिए उन्होंने अपने पैसे उठाए और बाहर की ओर भागे। विनय के पिता जब घर पहुंचे तो उन्हें विनय की करतूत का पता चला। ये सुनकर वो चिंतित हो उठे और उन्होंने अपने होने वाले समधी को फोन किया। फोन करते ही उसके समधी उस पर बरस पड़े और कहा, तुम अपने इस पागल लड़के के लिए 15 लाख रुपए दहेज, 1 गाड़ी और 4 तोले सोना मांग रहे थे। अरे हमें नहीं करना तुम्हारे पागल लड़के के साथ रिश्ता। और हाँ, 4 लोगों के सामने जो जो भी हमने दिया है वो सब कल के कल यहां होना चाहिए, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। चलो रखो फोन, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद विनय के पिता ठंडे लहजे में बोले, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। उन लोगों ने शादी तोड़ दी और अब वो लोग दहेज के 15 लाख रुपए भी वापस मांग रहे हैं। ये सुनकर विनय की मां गुस्से में बोली, एक तो लड़की वाले हैं, ऊपर से इतनी अकड़। अरे मैं मेरे बेटे के लिए लाखों में एक लड़की ढूंढूंगी, आप उनके पैसे उनके मुंह पर मारिए। अगले ही दिन विनय के पिता ने दहेज का सारा पैसा उन्हें वापस लौटा दिया और फिर वे सारे दोबारा विनय के लिए नया रिश्ता देखने लगे। विनय के पिता ने किसी तांत्रिक से ताबीज लाकर विनय की 3 बहनों को देकर उन्हें उनके ससुराल भेज दिया। अभी उन्हें ससुराल में गए 2 दिन भी मुश्किल से हुए होंगे कि तभी अचानक विनय के बड़े जीजा का फोन आया और उन्होंने कहा कि शोभा ने उनके इकलौते बेटे को मार डाला। ये खबर सुनकर विनय का परिवार दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि विनय की बहन शोभा को हाथ पैर बांधकर रखा हुआ था। इस दौरान उसके चेहरे पर सपाट भाव थे। ये देखकर विनय दौड़ता हुआ उसके पास आया और गुस्से में सभी से कहा,
ये आपने मेरी बहन को ऐसे क्यों बांध रखा है? एक तो मेरी बहन की कोख उजड़ गई, ऊपर से इसके साथ आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सब सुनकर उसकी ननद गुस्से में रोते हुए बोली, तो और क्या लाड करे तुम्हारी बहन को? अरे इसने हम सबके सामने ही अपने बेटे को मार डाला। डायन है ये, डायन, जो अपनी ही औलाद को खा गई। ये सुनकर विनय और उसके पिता हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी ही देर में विनय का जीजा एक बच्चे के शव को लेकर वहां आया और बोला, आप अभी के अभी अपनी लड़की को ले जाइए, हमारे बेटे को खा गई है। ये सुनकर विनय के पिता बोले, ऐसा मत बोलिए दामाद जी, हम किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाएंगे, लेकिन आप इसे छोड़िए मत। ये सुनकर शोभा की सास गुस्से में बोली, शुक्र करो कि हमने तुम्हारी बेटी के खिलाफ पुलिस में रपट नहीं लिखवाई, इसलिए सीधे से इसे यहां से लेकर जाओ, और अगर इसे दोबारा यहां भेजा तो यहां से दोबारा इसकी लाश ही जाएगी। ये सुनकर विनय के पिता आगे कुछ न बोलते हुए शोभा को वहां से ले गए, लेकिन शोभा अब एकदम खामोश हो गई थी। वो ना तो किसी से कुछ बोलती थी और ना ज्यादा कुछ खाती थी, वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसके माता पिता ने उसे कई तांत्रिकों और ओझाओं को दिखाया, लेकिन कहीं भी शोभा ठीक ना हुई। थक हार कर उन्होंने एक मनोचिकित्सक को शोभा को दिखाया। शोभा की जांच करने के बाद डायरेक्टर ने कहा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेटी ने अनजाने में अपने बेटे की हत्या कर दी थी, इसलिए ही आपकी बेटी के मन में इसका एक गहरा आघात लगा है। कुछ दिनों तक इसे ये दवाइयां समय पर दीजिएगा और फिर 2 हफ्ते बाद इन्हें दोबारा लेकर आना। उसके बाद वे सारे शोभा को लेकर घर वापस आ गए। अब शोभा की दवाइयां चलने लगी थी। कुछ दिनों बाद दोबारा लड़की वाले विनय को देखने घर आए। लड़की वालों के सामने उसके घर वालों ने विनय की खूब तारीफें की। उसकी पढ़ाई और घर बार के बारे में सुनकर लड़की वाले फौरन मान गए। सारी बातें होने के बाद दान दहेज की बात हुई। तब विनय के पिता बोले, देखिए अब आपको तो सब पता ही है कि विनय हमारा एक ही लड़का है, ऊपर से मेरी 50 बीघा जमीन, इस गांव में 4 घर, सब इसी के लिए ही तो हैं। भगवान की दया से इतना कुछ है कि अगर ये कुछ भी न करे तब भी बैठे बैठे आराम से खा भी सकता है और खिला भी सकता है, और बाकी आप समझदार हैं। ये सुनकर लड़की वाले सोच में पड़ गए। फिर वो बोले, देखिए हमारी लड़की भी काफी गुणी है, घर के सारे कामकाज भी जानती है और 12वीं तक पढ़ी भी है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। और सुना है कि आपका बेटा पहले से शादीशुदा भी है, इसकी पत्नी इसके पागलपन की वजह से भाग गई। फिर आपने इनकी दूसरी जगह शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने लड़की के पिता की गर्दन पकड़ ली थी, तभी इनकी वहां शादी होते होते रह गई थी। ये सुनकर विनय के पिता सकपकाते हुए बोले, अरे लोगों की क्या है, वो तो 4 बात बनाते ही हैं, और रिश्ता उन्होंने नहीं हमने तोड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने अपने वादे के मुताबिक हमें दहेज नहीं दिया था। चलिए जो हो गया सो हो गया। आप अगर 15 लाख नकद और 4 तोले सोने के साथ गाड़ी और गृहस्थी का सामान दे सको तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। लड़की के पिता बोले, किस बात के 15 लाख? अरे आपका बेटा पहले ही ब्याहा हुआ है, ऊपर से पागल है, तो हम अपनी बेटी को इतना सब देकर ऐसे लड़के के साथ क्यों ब्याहें? किसी अच्छे लड़के से ना ब्याह दें। देखिए जी, इन सब के बावजूद भी हम आपके साथ रिश्ता करने को राजी हैं। हम 2 लाख रुपए नकद और 4 तोला सोना देंगे, और गाड़ी बाड़ी तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते, और गृहस्थी का सामान तो देंगे ही। मंजूर हो तो बोलो, वरना हम चलें। ये सुनकर विनय के पिता ने कहा, हमें सोचने के लिए कल तक का समय दीजिए। उसके बाद वे सारे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विनय बोला, अरे आपने इनसे समय क्यों लिया? मुझे इनके घर रिश्ता नहीं करना। अरे क्या सोचकर इन्होंने 15 लाख से 2 लाख कर दिया? भिखारी समझा है क्या इन्होंने हमें? ये सुनकर विनय के पिता बोले, देख बेटा, अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। सारे गांव में ये बात पता है कि तेरी एक शादी पहले ही हो चुकी है और तूने उस लड़की के पिता की गर्दन दबोची थी। अब ऐसा कर यहां रिश्ता कर लेते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके वसूल ही लेंगे। विनय को ये बात ठीक लगी और उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन वे लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ दोबारा हो,
इसलिए उन्होंने घर में हवन करवाने की सोची। विनय के घर वालों ने ये इसलिए करने की सोची क्योंकि उनके साथ काफी कुछ अजीब हो रहा था और उन्होंने अगले दिन ही हवन करवाने के सारे इंतजाम कर लिए। हवन करते समय बार बार हवन में विघ्न पड़ने लगा। कभी हवन सामग्री गिर जाती, कभी हवन के लिए लाए गए फूल गिर जाते, कभी हवन की अग्नि शांत पड़ जाती। ऐसे ही न जाने कितना कुछ उस हवन में हुआ। हवन के पूरा होते ही पंडित ने विनय के पिता से कहा, आज हवन में जिस तरह से विघ्न पड़ रहा था उससे ये साफ है कि आपके घर में कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा है और ये ऊर्जा ऐसे ही नष्ट नहीं हो सकती। ये सुनकर वे तीनों काफी घबरा गए। इसलिए उसके पिता उसी दिन शाम को एक तांत्रिक को लेकर घर पर आए। घर आकर उसके पिता ने कहा, पता नहीं बाबा, हमारे घर को किसकी नजर लगी है। सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरा परिवार अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। इसी की वजह से मेरी बड़ी बेटी के हाथों उसके बेटे की हत्या हो गई, जिससे ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और अब वो मानसिक रूप से इतनी परेशान हो चुकी है कि ना ही बोलती है ना ही खाती है। ये सब सुनते हुए वो तांत्रिक उस घर में हर जगह घूम रहा था। फिर कुछ देर बाद वो बोला, कोई भी शक्ति तुम्हारे परिवार पर यूं ही हावी नहीं हो सकती। या तो जरूर तुम लोगों से कोई अपराध हुआ होगा या फिर किसी ने इसे सिद्ध करके तुम्हारे ऊपर लगाया होगा। ये सब सुनकर विनय की आंखें गोल हो गई। उसे कुछ याद आने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल वो बोला, हम इस गांव के सबसे समृद्ध लोगों में से एक हैं। हो ना हो किसी ने जलन की वजह से ऐसा किया होगा। आप कुछ कीजिए ना। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, ठीक है, हम एक तांत्रिक क्रिया करेंगे, उसमें वो शक्ति आएगी, फिर हम उसे काबू में कर लेंगे। अगले दिन उस तांत्रिक ने उस घर के आंगन में एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए अपनी साधना शुरू की। कुछ देर बाद भी जब वो शक्ति वहां नहीं आई, तब उस तांत्रिक ने कहा, ये शक्ति कोई ऐसी वैसी साधारण प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल, और वो यहाँ किसी के भेजने से नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हारे पीछे पड़ी है। ये सुनकर विनय बोला, लेकिन बाबा, हमने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया, फिर ये कौन हो सकता है। वो तांत्रिक गुस्से में बोला, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये कोई तुम्हारी सताई हुई स्त्री की आत्मा है जो गर्भवती थी, इसी कारण वो चुड़ैल योनि में गई है। और अगर तुम लोगों ने अपनी भूल नहीं सुधारी तो इसका अंजाम जो होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विनय और उसके घर वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर विनय के पिता ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है बाबा, हमें सच में कुछ नहीं पता। ये सुनकर वो तांत्रिक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, फिर मैं जाता हूं, लेकिन फिर बाद में पछताते हुए मेरे पास मत आना। बोलकर वो तांत्रिक वहां से चला गया। तब उसकी मंझली बहन सुनीता बोली, पापा, क्या ये सच कह रहा है। विनय के पिता बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कल ही किसी दूसरे तांत्रिक को खोजूंगा। और फिर वे सारे खाना खा पी कर सो गए। वो गर्मी के दिन थे, इसीलिए सारे खटिया बिछाकर आंगन में सो रहे थे। देर रात सभी की नींद विनय की मां की एक जोरदार चीख सुनकर खुल गई। उस समय काफी अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब विनय ने टॉर्च जलाई। उस टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि उसकी मंझली बहन सुनीता उसकी मां की छाती पर बैठी हुई है। इस दौरान उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी और वो उस कुल्हाड़ी से एक के बाद एक खतरनाक वार अपनी मां की गर्दन के ऊपर कर रही थी। वो वार इतने खतरनाक थे कि उसकी मां की लगभग 70% गर्दन तो कट ही चुकी थी। विनय की मां का शरीर अब अचेत पड़ चुका था। उनकी गर्दन के घाव से रिसता खून उसके बिस्तर को भिगो रहा था। आंखें भय से एकदम फटी हुई थीं और उसकी छाती पर सवार सुनीता गुस्से में अब भी उसकी गर्दन पर वार कर रही थी। ये सब देखकर विनय के पिता दौड़कर उसके पास आए और उससे वो कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठीक तभी सुनीता ने उस कुल्हाड़ी से अपने पिता के पेट पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से उसका पिता दूर जा गिरा। तभी सुनीता तेजी से अपनी मां की छाती से उतरकर अपने पिता की छाती पर जा बैठी, लेकिन इससे पहले कि वो उनके ऊपर वार करती, विनय ने एक डंडे के जोरदार वार से उसे अपने पिता से अलग किया।
सुनीता के हाथों से कुल्हाड़ी असंतुलित होकर गिर पड़ी। फिर तभी मौके का फायदा उठाकर विनय और उसकी बहन रमा ने उसे जबरन पकड़कर अंदर के कमरे में बंद कर दिया। उसे बंद करते ही विनय अपने घायल माँ बाप के पास आया तो पाया कि उसकी माँ मर चुकी थी, लेकिन पिता अब भी जीवित थे। ये देखकर विनय ने रोते हुए अपने पिता को उठाया और फिर अस्पताल की ओर बढ़ गया। विनय के पिता को ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई थी, लेकिन रात में जो हुआ उसका गहरा आघात उन्हें लगा और वो सदमे में चले गए। वहीं घर आकर विनय ने अपनी मां का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया और फिर अगले दिन उस तांत्रिक के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैंने ये गलती ना की होती तो मेरी मां आज जीवित होती। वो तांत्रिक बोला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वैसे तो अब बता क्या किया था तूने उस लड़की के साथ। विनय बोला, बताता हूं। असल में मैं मेरे माता पिता का एक ही लड़का हूं। 3 बहनों के बाद मेरा जन्म हुआ, जिस वजह से मैं सबका लाडला था और इसी लाड प्यार के कारण मैं बिगड़ गया था। मैं हर चीज पर अपना अधिकार समझने लगा था, फिर चाहे वो मेरी हो या ना हो। मेरे माता पिता भी मेरी हर डिमांड पूरी करते, फिर चाहे वो सही हो या गलत। इसी वजह से एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और फिर विनय धीरे धीरे करके अपनी पूरी गलती उस तांत्रिक के सामने बोलने लगा कि यह उस समय की बात थी जब वो कॉलेज में था। अब विनय के माता पिता अमीर थे तो वो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। यहां तक उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बिहार के ही एक अच्छे कॉलेज में भेजा। विनय पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, इसलिए जैसे तैसे उसने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की। उस बड़े कॉलेज में विनय का मकसद सिर्फ पढ़ाई ही नहीं था, बल्कि वहां पर कई शहरों से लड़कियां पढ़ने आती थीं और विनय पढ़ाई से ज्यादा दूसरे शहरों से आई लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाता था। कई लड़कियां उससे प्रभावित होकर उसके जाल में फंस भी गई और वो उनके जिस्म और भावनाओं के साथ खेलने के बाद अपने वादे से मुकर जाता। अपनी बदनामी के डर से तो कुछ लड़कियों ने इस बात को यहीं खत्म कर दिया, लेकिन इन्हीं सब में एक लड़की थी, त्रिशाला। विनय ने उसे अपने जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन त्रिशाला अपने भविष्य को लेकर काफी डेडिकेटेड थी, इसलिए उसने विनय को हमेशा इग्नोर ही किया। त्रिशाला एक गरीब परिवार की लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के कारण उसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए वो बिहार के उस कॉलेज में पढ़ रही थी। विनय अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, वहीं त्रिशाला सेकंड ईयर में। खैर, विनय ने बाकी लड़कियों की तरह त्रिशाला को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए, उसे झूठे प्यार का वादा भी किया, लेकिन त्रिशाला अपने फैसले पर ज्यों की त्यों थी। ये बात सोच सोच कर विनय को गुस्सा आने लगा था कि आखिरकार एक गरीब परिवार की लड़की, जिसकी उसके सामने कोई औकात ही नहीं थी, वो विनय को कैसे मना कर सकती थी। ये सब सोच सोच कर विनय गुस्से से भरने लगा था। वहीं विनय के दोस्त ने भी कहा, क्या यार विनय, उस 2 टके की लड़की ने तुझे मना किया तुझे? अरे उसकी औकात ज्यादा है या तेरी? ये बोल बोल कर वे सारे विनय को चिढ़ाने लगे थे और अब ये बात विनय को उसकी इज्जत पर लगने लगी थी। इसलिए एक दिन वो त्रिशाला से दोबारा मिला और उससे कहा, त्रिशाला, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम हो कि मुझे बार बार मना कर रही हो। आखिर क्या कमी है मुझ में? त्रिशाला बोली, देखिए, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। बोलकर त्रिशाला तो वहां से चली गई, लेकिन अब विनय हर हालत में उसे पाना चाहता था। अब तक विनय की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वो घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन त्रिशाला को अभी यहाँ 2 साल और लगाने थे। खैर, जाने से पहले विनय त्रिशाला से फिर मिला और उससे कहा, देखो त्रिशाला, मैं तुमसे जो कहना चाहता हूं वो तुम्हें भी पता है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे दोबारा ये बात कहना चाहूंगा कि आई लव यू। ये सुनकर त्रिशाला को गुस्सा आ गया और वो बोली, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? आगे से अगर आपने मुझसे बात भी करने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। ये बोलकर त्रिशाला तो वहां से चली गई,
लेकिन अब विनय के मन में त्रिशाला के लिए काफी गुस्सा भर गया था। वो कैसे भी करके त्रिशाला से बदला लेना चाहता था। विनय अपने गांव वापस आ गया। घर आते ही उसकी काफी पूछ बढ़ गई, क्योंकि वो अपने खानदान में पहला था जिसने यहां तक पढ़ाई की थी। उसके माता पिता अब उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन विनय के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, विनय बेटा, अब तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और भगवान की दया से हमारे पास इतना कुछ है कि तुझे कोई छोटी मोटी नौकरी करने की तो कतई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे भी कुछ अरमान हैं। हम मरने से पहले तेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। तब विनय बोला, मैं समझ रहा हूं माँ पापा, और मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहता था। असल में मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर उसकी मां गंभीर आवाज में बोली, कौन है वो लड़की? हमारी जात बिरादरी की तो है ना? विनय बोला, मां, वो असल में एक गरीब परिवार की लड़की है। वो वहां। विनय बोल ही रहा था कि तभी उसकी मां उसकी बात काटते हुए बोली, हमने तुझे पहले भी समझाया था कि इन जैसी लड़कियों से तुझे खेलना है तो खेल, लेकिन तेरी शादी हमारी जात बिरादरी में ही होगी। आखिर समाज में हमें भी तो अपनी नाक रखनी है, इसलिए तेरी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती। विनय बोला, मां, शांत हो जाओ। क्या मुझे मेरे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं जो मैं ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाऊंगा? यह सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। तब विनय दोबारा बोला, असल में वो त्रिशाला पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। उसने मुझे सबके सामने मना किया। क्या इज्जत रह गई मेरी वहां? मुझे उसे उसकी औकात याद दिलानी है बस। आप लोग इसमें मेरी मदद करेंगे ना? उसकी मां बोली, तू करना क्या चाहता है ये तो बता। विनय बोला, आप लोग उसके घर वालों से बात करके 4 लोगों में मेरी और उसकी शादी करवा दीजिए। अब इतना बड़ा घर बार देखकर वो लोग मना थोड़े ही करेंगे, और बस जब वो इस घर में आ जाएगी तब हम उसे उसकी औकात याद दिला देंगे और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। और इस शादी का कोई गवाह तो होगा नहीं, और अगर होगा भी तो हम उसका मुंह पैसों से बंद कर देंगे, इसलिए वो लोग हमारा कुछ कर भी नहीं सकते। प्लीज माँ पापा, इसमें मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर उसके माता पिता ने पहले तो इसके लिए मना किया, लेकिन फिर बाद में मान गए, क्योंकि वो उनका एकलौता लाडला बेटा जो था। खैर, कुछ ही दिनों में विनय के माता पिता त्रिशाला के माता पिता से मिले और उनसे विनय और त्रिशाला के रिश्ते की बात की, और साथ में विनय की मां ने कहा, देखिए, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस एक जोड़े में ही बेटी को विदा कर दीजिए, वो ही बहुत है। ये सुनकर उसके घर वालों की आंखें चमक उठी, क्योंकि उनकी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू जो बनने वाली थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हां कर दी। जब ये बात त्रिशाला को पता चली तो उसने अपने माता पिता को समझाया, अम्मा, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़कर कुछ करना है। आपको तो पता ही है कि मैं यहां तक कैसे आई हूं। तब उसकी मां बोली, मैं समझती हूं बेटा, लेकिन तू भी तो समझ, ऐसा रिश्ता बार बार थोड़े ही मिलता है। किस्मत की धनी है तू, जो ऐसा सोने जैसा रिश्ता मिला है। खाता पीता घर है, लड़का भी देखने में सुंदर है, साथ ही दहेज भी नहीं चाहिए उन्हें। राज करेगी बेटी तू वहां, और तेरे बाद तेरी बहनों का भी देखना है हमें, इसीलिए तू ये शादी कर ले। और रही बात तेरी पढ़ाई की, तो वो लोग तुझे पढ़ने से भी नहीं रोकेंगे। ये सुनकर त्रिशाला को न चाहते हुए भी इस शादी के लिए हां करना पड़ी, क्योंकि इस शादी से उसके माता पिता कम से कम उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। कुछ दिनों बाद 4 लोगों में त्रिशाला और विनय की शादी हो गई। शादी करने के बाद वे सारे त्रिशाला को लेकर गांव पहुंचे, जहां त्रिशाला का जीवन नर्क से बदतर होने वाला था। शादी की पहली रात को ही विनय उससे बोला, क्यों सबके सामने मना किया था तूने मुझे, और अब देख तू मेरी गुलाम है। यह सुनकर त्रिशाला को गुस्सा आया और वो बोली, मतलब तुमने मुझसे शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की थी? विनय बोला, अगर तुम उस समय सीधे से मेरी बात मान लेती तो कम से आज मुझे तुम्हें पाने के लिए शादी का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह सुनकर त्रिशाला काफी घबरा गई। वो घबराते हुए बाहर की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो बाहर जा ही नहीं पाई और उसकी चीखें उस कमरे के बाहर तक गूंजने लगी।
अगले दिन त्रिशाला अपने कमरे में बैठे हुए रो रही थी कि तभी विनय की माँ वहां आई और बोली, अरे ओ महारानी, एक तो तेरे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, ऊपर से तू अभी तक अपने कमरे में पसरी हुई है। चल चलकर सारे काम देख। बोलकर उसकी सास तो वहां से चली गई और फिर त्रिशाला भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। बाहर आकर वो घर के सारे काम करने लगी। उसे इस तरह से देखकर विनय को काफी खुशी हो रही थी। त्रिशाला को पता चल चुका था कि इस घर में वो बस विनय का मन बहलाने का साधन और एक नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए उसने यहां से बाहर निकलने का फैसला किया। अगले दिन त्रिशाला तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उसे ऐसे देखकर विनय बोला, कहां जा रही हो तुम? त्रिशाला बोली, मैं पढ़ने जा रही हूं और अब अपनी पढ़ाई पूरी होने तक वहीं हॉस्टल में रहूंगी। ये सुनकर विनय को काफी गुस्सा आया और उसने त्रिशाला को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी समझी? तुम इस घर की बहू हो और अब तुम आगे नहीं पढ़ सकती और ना ही बिना मेरी इजाजत के तुम घर से कहीं बाहर भी जाओगी। ये सुनकर त्रिशाला ने कह दिया, मैं पढ़ूंगी और जरूर पढ़ूंगी, चाहे जो हो जाए। ये सुनकर विनय का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने अपनी बेल्ट निकालकर त्रिशाला को पीटना शुरू कर दिया। त्रिशाला चीखती रही, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। यहां तक कि उसकी चीखें घर के बाहर से गुजरने वाले लोगों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। कुछ देर बाद विनय जब त्रिशाला को मार मार कर थक गया, तब वो रुका और त्रिशाला के बाल पकड़कर बोला, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? त्रिशाला का पूरा शरीर मार के कारण दर्द हो रहा था, इसलिए वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। उसी रात वो विनय से बोली, देखो मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज तुम मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर विनय हंसते हुए बोला, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? और जब तूने मना कर ही दिया तो उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रह। अगले दिन त्रिशाला के पिता वहां उसे लेने आए। उनके आते ही विनय की मां उनसे बोली, आप छोटी जात के लोग क्या अपनी लड़कियों को ससुराल में रहने का सलीका भी नहीं सिखाते? ये सुनकर उसके पिता नजरें झुकाकर बोले, माफ कीजिएगा समधन जी, आपके रीति रिवाज उसके लिए नए होंगे, लेकिन आप उसे थोड़ा समय दीजिए। इतने में ही त्रिशाला वहां आई और रोते हुए अपने पिता के सीने से जा लगी। ये देखकर उसकी सास बोली, लेकर जाना है तो लेकर जाइए अपनी बेटी को, लेकिन दोबारा यहां मत भेजना। ये सुनकर त्रिशाला के पिता चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी विनय वहां आकर बोला, एक तो हमने जात पात देखे बगैर शादी की ऊपर से कोई दान दहेज भी नहीं लिया। पता है हमें कितना सुनना पड़ा इस वजह से। ऊपर से आपकी बेटी हमारी रही सही इज्जत भी उतारने पर तुल्ली है। बोलती है आगे पढ़ेगी। अरे लोग क्या बोलेंगे कि हम इसे कुछ दे नहीं रहे, इसलिए ये ऐसा कर रही है। इससे बोल दीजिए कि इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर उसके पिता बोले, माफ कर दीजिए, मैं इसे समझाऊंगा। और फिर उसके पिता ने उससे कहा, देख त्रिशाला, इतना अच्छा घर है इसलिए सही से रह, पढ़ने बढ़ने की क्या जरूरत है? अरे अपना ना सही, अपनी बहनों का तो सोच। अगर तू ऐसे ही अपना ससुराल खराब करके आ गई तो उनको कौन ब्याहेगा? ये सब सुनकर त्रिशाला काफी दुखी हुई, क्योंकि सच में उसके घर की माली हालत सही ना थी। और ऐसे में अगर वो वहां अपना ससुराल छोड़कर आई तो ये समाज उसके परिवार को बहुत ताने देंगे, और भले ही उसे विनय से छुटकारा मिल जाए, लेकिन इस वजह से उसकी बहनों का हाथ कोई नहीं थामेगा। भले ही शहरों में इस बात का ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन गांव और छोटे कस्बों में ये बातें बहुत मायने रखती हैं, और समाज में कोई भी ऐसे घर में ब्याह रचाना पसंद नहीं करेगा जहां किसी की बहन अपना ससुराल छोड़कर बैठी हो। ये सब सोचकर त्रिशाला अपने मायके नहीं गई, बल्कि इन्हीं सबको अपनी नियति मानकर आगे बढ़ने लगी। विनय के लिए बस वो मन भरने तक ही इस घर में थी, और उसके घर वालों के लिए एक नौकरानी, इससे ज्यादा उसका उस घर से कोई मतलब नहीं था। इसी दौरान 6 महीने गुजर गए, और फिर एक दिन शाम को विनय के माँ बाप ने विनय को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आखिर कब तक इस लड़की को और यहाँ रखेगा?
बस बहुत हो गया, इसे इस घर से बाहर निकाल फेंक। विनय बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इसे अभी के अभी निकाल देते हैं। कहकर विनय रसोई में आया। वहां त्रिशाला रोटियां बना रही थी। इतने में ही विनय ने उसे बाजू से पकड़ा और फिर बाहर की तरफ लेकर आया। आंगन में आकर विनय ने उसकी बांह छोड़ी और फिर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, अब अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। ये सुनकर त्रिशाला बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली समझे, तुम मुझे अपनी मर्जी से यहां लाए थे, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, और अब मैं मरते दम तक यहीं रहूंगी। ये सुनकर विनय को बहुत गुस्सा आया और उसने त्रिशाला को बुरी तरह से पीटना शुरू किया और फिर उसे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल फेंका। त्रिशाला ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर पुलिस स्टेशन जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट लिखते ही पुलिस विनय के घर आई और विनय के साथ साथ विनय के पिता को उठाकर ले गई। ये देखकर विनय की मां गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि विनय और उसके पिता को पुलिस वाले बुरी तरह पीट रहे थे। ये देखकर उसने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, अरे इंस्पेक्टर साहब, क्यों मेरे पति और बेटे को पीट रहे हो? वो पुलिस वाला बोला, देखिए माताजी, आपकी बहू ने आप सभी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया है। वो तो सूरज ढल गया था, इसलिए आप बच गई, क्योंकि सूरज ढलने के बाद किसी औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुनकर विनय की मां काफी घबरा गई कि तभी गांव की एक महिला उससे धीमे स्वर में बोली, देख, मुझे नहीं लगता कि ये लोग तेरे पति और बेटे को ऐसे ही छोड़ेंगे। तुझे उस लड़की से बोलना पड़ेगा केस वापस लेने को। ये सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने गुस्से का घूंट पीकर त्रिशाला से कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने पति और ससुर को ऐसे पिटवाते हुए? ये सुनकर त्रिशाला गुस्से में बोली, आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू को यूं घर से बाहर निकालने में? अरे जब आपको ही अपने घर की इज्जत की नहीं पड़ी तो मुझे भला क्यों ऐतराज होना चाहिए? अब तो मैं तुम सभी को उतनी ही तकलीफ दूंगी जितनी कि आप लोगों ने मुझे दी थी। ये सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया कि तभी गांव की अन्य महिला बोली, अरे ये कलमुही ऐसे रपट वापस नहीं लेने वाली, इसके बाप को बुलाओ तभी बात बनेगी। उसकी सास को ये बात ठीक लगी और उसने त्रिशाला के पिता को फोन करके कहा, अरे तुम लोग अपनी बेटी को यहां से लेकर जाओ, हमारे खिलाफ पुलिस में रपट लिखवा दी उसने। ये सुनकर उसके पिता ने कहा, अरे लेकिन बहन जी हुआ क्या? हमारी बेटी बिना बात के तो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी सास बोली, अरे कुछ नहीं हुआ, बस विनय ने गुस्से में थोड़ा हाथ उठा दिया। अब बताओ, आदमी तो कभी कभार हाथ उठा ही देता है, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है अपने घर की इज्जत सरे बाजार उतारो। आप तो बस अपनी लड़की ले जाओ। ये सुनकर उन्होंने त्रिशाला से फोन पर इस बारे में बात करते हुए कहा, क्यों बेटा, तू अपना और हमारा घर बर्बाद करने पर तुली है? क्यों मुझे तेरे ससुराल वालों से इतना सुनना पड़ रहा है? पहले ही क्या मेरे ऊपर कम बोझ है जो तू और बढ़ा रही है? देख बेटा, मैं तेरा सगा बाप हूं, तेरा भला ही चाहूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि केस वापस ले ले और वहां खुशी खुशी रह। ये सुनकर त्रिशाला उदास स्वर में बोली, ठीक है, और फिर उसने केस वापस ले लिया। केस वापस लेते ही वे सारे घर वापस आ गए। घर आते ही विनय और उसके माता पिता ने त्रिशाला को बहुत मारा और फिर उसे पीट पीट कर कमरे में बंद कर दिया। त्रिशाला बाहर आने के लिए दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन दिन में एक बार सिर्फ विनय ही वो दरवाज़ा खोलकर त्रिशाला को पीट कर खाना रखकर दरवाज़ा लगा देता। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग घर में आए। त्रिशाला उस समय उसी कमरे में बंद थी। इस दौरान विनय ने उसके हाथ पांव और मुंह बांध रखा था ताकि वो शोर ना मचाए। त्रिशाला बाहर से आती आवाज़ों को सुन रही थी। बाहर शायद किसी के रिश्ते के लिए लोग आए हुए थे, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा था। कुछ देर बाद वे लोग भी चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद विनय ने त्रिशाला के कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसे घसी सटे हुए आंगन में ले आया। वहां आकर उसने पाया कि उसके सास ससुर के साथ उसकी सारी ब्याही नंदें वहीं खड़ी थी। तभी विनय कुछ देर बाद बोला, अब इसका क्या करना है? उसकी मां बोली, करना क्या है,
खत्म करेंगे। और क्या, ये लड़की आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए इसे अभी खत्म कर देंगे। तभी उसकी ननद रमा बोली, लेकिन मां, अगर हम फंस गए तो? विनय बोला, नहीं फंसेंगे। हम बोल देंगे कि ये अपने किसी प्रेमी के साथ यहां से भाग गई। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस भी इसमें ज्यादा कोई कार्यवाही नहीं करेगी, क्योंकि मैं उनके मुंह में पैसे जो ठूंस दूंगा। उन सब की बातें सुनकर त्रिशाला काफी घबरा गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मुंह बंधा हुआ होने के कारण बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद विनय वहां एक कुल्हाड़ी लेकर आया और फिर बिना अधिक समय गंवाए त्रिशाला के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू किए। कुछ ही देर में त्रिशाला ने दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद उन सब ने मिलकर त्रिशाला के टुकड़े टुकड़े किए और फिर भरोसी में डाल दिया। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, गांवों में एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र बनाया जाता है। वो पात्र इतना बड़ा होता है जिसमें 5-6 किलो के दूध की हांडी आराम से आ जाए। इन मिट्टी के पात्रों का उपयोग मट्ठा बनाने में किया जाता है। इस पात्र में नीचे आग सुलगाकर ऊपर दूध की हांडी रखी जाती है। भरोसी में त्रिशाला के शव के टुकड़े डालकर वे सारे पूरी रात जलाते रहे। सुबह तक उन्होंने त्रिशाला के पूरे शव को जला डाला था और इसी के साथ ही वहां के आंगन को भी, जो कि त्रिशाला के खून से रंग गया था, उसे भी उसकी ननदों ने रात भर में लीप दिया था। ये सब होने के बाद विनय अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन गया और त्रिशाला के घर से भागने की रिपोर्ट लिखवाई और घर आ गए। पुलिस ने कुछ दिन तो त्रिशाला को खोजने की कोशिश की और फिर ये केस बंद कर दिया। तो विनय ने यह पूरी घटना उस तांत्रिक को बता दी और अब अपने की पर बहुत बुरा पछता भी रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो त्रिशूला ही कर रही है और अब उसका बदला ले रही है। ये सब सुनकर वो तांत्रिक बोला, क्या जब तुमने तुम्हारी पत्नी को मारा था तब वो गर्भवती थी? विनय बोला, पता नहीं, मुझे उससे कोई खास मतलब नहीं था। मैं तो बस उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मुझे इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तो कभी ये ना करता। तांत्रिक बोला, देखो डरो मत, एक साधना करनी होगी, उसमें त्रिशाला से तुम बात कर पाओगे, तब तुम उससे अपने की माफी मांग लेना। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। उसके बाद अगले दिन उस तांत्रिक ने दोबारा कोई साधना की। इस दौरान उसका पूरा परिवार वहीं था। साधना के बीच में अग्नि के बीचों बीच त्रिशाला प्रकट हुई, लेकिन इस दौरान वो काफी भयानक लग रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे पर क्रोध। उसे देखकर वे सारे ही सहम से गए। तभी वो तांत्रिक बोला, त्रिशाला, मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इसके लिए तुमने इनके परिवार के 2 सदस्यों की जान भी ले ली है, इसलिए अब तुम इन्हें आजाद कर दो। ये लोग अपने की पर शर्मिंदा हैं। ये सुनकर त्रिशाला भयानक आवाज में बोली, इनके शर्मिंदा होने से क्या मुझे मेरा जीवन वापस मिल जाएगा? क्या मेरे बच्चे को उसका जीवन वापस मिल जाएगा? क्या हमारा इस तरह से भटकना बंद हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं ना। अगर हम मुक्त नहीं हो सकते तो इन्हें कैसे मुक्त कर दूं? ये सुनकर विनय बोला, मुझे माफ कर दो त्रिशाला, मेरी गलती की सजा भले ही मुझे दो, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को बख्श दो। ये सुनकर त्रिशाला बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ना ही तुम किसी स्त्री के साथ परिणय सूत्र में बंध सकोगे और ना ही किसी पराई स्त्री के साथ पास जाओगे। इससे मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन जहां तुमने अपना वादा तोड़ा वहां मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ खत्म कर अपने साथ ले जाऊंगी। बोलो मंजूर है? विनय ने अपने परिवार की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद त्रिशाला उसी अग्नि में समा गई। ये सब खत्म होने के बाद उसकी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई, लेकिन शोभा को उसके ससुराल वाले रखने को राजी ना थे, इसीलिए वो वहीं अपने मायके में ही रही। वहीं सुनीता ससुराल तो चली गई, लेकिन वो अब मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। उसे ये बात हमेशा सताती कि उसके ही हाथों उसकी माँ की हत्या हुई थी। आज इन सब बातों को 7-8 साल बीत चुके हैं। विनय अब 30-32 साल का हो चुका है।
वो अपने पिता और बहन शोभा के साथ रहता है, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की और ना ही किसी स्त्री के पास गया, क्योंकि इसका अंजाम उसे पता है। तो साथियों, आज की स्टोरी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि इस स्टोरी में जानने को मिला कि एक बिगड़ैल बाप की औलाद के कारण एक लड़की ने अपनी जिंदगी गंवा दी, तो मैं तो जितनी भी मेरी माता और बहन इस कहानी को सुन रही है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाओ, वरना आपकी आवाज दबा दी जाएगी। और हर बार जरूरी नहीं कि आप अपनी मुक्ति के लिए एक भयानक आत्मा के रूप में बन पाओ और उनसे बदला ले पाओ। इसीलिए जरूरी है कि जिंदा रहते ही आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप एक देवी हैं तो आप काली भी हैं और अपने उस रौद्र रूप को धारण करके किसी भी बड़े से बड़ी मुश्किल से आप सामना कर सकती हैं। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। और ये लिखने वालों का नाम मैं अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। श्यामा मोहन मिश्र रायबरेली, नितिन वाराणसी, अशोक सक्सेना लखनऊ, अमित सिंह दिल्ली, ज्योति मस्तूद सांगली, अपर्णा कांबले बदलापुर, अमित अहलावत रोहतक, हरिओम प्रजापति यूपी, सृष्टि झारखंड, नासिर खान जयपुर, नैना बघेल छत्तीसगढ़, काजल बघेल छत्तीसगढ़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में धन्यवाद ममता सहाय का, जिन्होंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।